हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूएस क्लासेस में। और ये वीडियो हमारा जो क्लास 11 मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए है और इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1 2 3 प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं और इसके बाद हम 4 5 6 ये प्रॉब्लम भी लिखेंगे और उसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो इन ओवरऑल मैं 6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ जो आपके डिफरेंट कैटेगरी की प्रॉब्लम्स हैं। और उन प्रॉब्लम्स को पढ़ने के बाद जो आपकी सेट से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स या थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको बड़ी आसानी से आप कर सकते हो, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपना प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट की। इसमें लिखा हुआ है, देखिए, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीचेज मैथ्स और फिजिक्स। ओके, यानी टोटल 20 टीचर्स हैं जो मैथ्स और फिजिक्स, या तो मैथ्स पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं, या इट मे बी पॉसिबल कि दोनों भी पढ़ाते हो। ठीक है ना, जहां पर और वर्ड आ जाता है उसका मतलब हो जाता है एटलीस्ट। ठीक है ना, एटलीस्ट का मतलब, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स है तो एटलीस्ट मैथ्स और फिजिक्स, यानी कि एटलीस्ट मैथ और फिजिक्स का मतलब कि कम से कम एक जरूर पढ़ाते होंगे। एटलीस्ट मैथ्स और फिजिक्स, मे भी पॉसिबल कि दोनों पढ़ाते हैं। इसके नोटेशन के बारे में भी अभी बात करूंगा कि इसको हम किस तरह से लिखते हैं। एंड ऑफ दोज 12 टीचेज मैथ्स, यानी 12 जो है उसमें से सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हैं। ओके, एंड 4 टीचेज बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स, और 4 जो है वो उसमें से मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। तो इसमें हमें बताना हाउ मेनी टीचेज फिजिक्स, यानी फिजिक्स जो है वो कितने टीचर्स पढ़ाते हैं। बहुत ही सिंपल सी मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम है। और इन प्रॉब्लम्स को करने से पहले, ठीक है ना, मैं एक फॉर्मूला आपको रिकॉल करा देता हूं जो कि लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि सपोज दैट ए एंड बी आर 2 सेट्स। इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, अगर 2 सेट्स हैं तो वी हैव अ फॉर्मूला एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा हो, रिकॉल अगर आप कर पा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। बट अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसको आप देखिएगा, मैंने इसमें इसका डेरिवेशन और सब कुछ मतलब काफ़ी डिटेल में आपसे डिस्कस किया था। क्योंकि ये वीडियो लेक्चर हमारा जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर बेस्ड है, तो इस फॉर्मूले के बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसका डेरिवेशन आपको नहीं दोबारा से बताऊँगा। अगर ये आपको डेरिवेशन इसका समझना है या जानना है तो आप हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में जा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या है आप देखिए जरा, ये n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। सपोज दैट यहाँ पर n a यूनियन b इक्वल टू सपोज दैट 2 4 6 8 ये लिखा हुआ है, तो n a यूनियन b जो है हमारा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि आपका 4 हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a यूनियन b। इसका आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। यहाँ पर लिखा हुआ 20 टीचर्स हु टीचेज मैथ्स और फिजिक्स। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो m जो आपका लेटर है ये मान लेंगे कि ये सेट ऑफ मैथ्स टीचर्स के रिप्रेजेंट करता है, और जो P है ये आपका सेट ऑफ फिजिक्स टीचर को सपोज दैट रिप्रेजेंट करता है, फिजिक्स टीचर। इसी तरह से M यूनियन P जो हो जाएगा आपका इस बाई द सेम, ये आपका सेट ऑफ मैथ्स और फिजिक्स टीचर को रिप्रेजेंट करेगा, और M इंटरसेक्शन P जो है वो आपका सेट ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स टीचर को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और जो होता है और स्टैंड्स फॉर यूनियन एंड स्टैंड्स फॉर इंटरसेक्शन। इसको आपको जो है वो याद रखना है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम इन क्वेश्चंस में जो है वो यूज करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। M फॉर मैथ्स एंड P फॉर फिजिक्स, बहुत आसान सा है। हम सेट ए और बी नहीं मानेंगे, तो सेट ए और बी में क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। अब M अगर हम लिखेंगे तो हमेशा हमें याद रहेगा M फॉर मैथ्स, एंड P लिखेंगे तो P फॉर फिजिक्स, तो इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो उसका फर्स्ट लेटर ले सकते हैं आप लोग नोटेशन के लिए। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा, और बड़े ही आसान से क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ 20 टीचर्स टीच मैथ्स और फिजिक्स, तो 20 टीचर्स टीच मैथ्स और फिजिक्स, तो जो M यूनियन P, यानी और का मतलब यूनियन मैथ्स और फिजिक्स का जो सेट होगा उसमें नंबर ऑफ टीचर्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप कितना बोल सकते हैं, 20 बाय द सेम। ठीक है ना, 12 टीचेज मैथ्स, यानी कि सिर्फ मैथ्स जो है वो 12 पढ़ा रहे हैं टीचर्स, और 4 टीचेज बोथ्स। बोथ्स का मतलब इंटरसेक्शन, मैथ्स भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, यहाँ पे 4। ये हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टीचर्स हु टीचेज फिजिक्स। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप जब ये रिलेशन यहाँ पर देखेंगे तो बड़ी आसानी से फॉर्मूले को रिकॉल कर लेंगे। यहाँ पर आपका यूनियन दिया गया है, इंटरसेक्शन दिया गया है, सेपरेट भी आपके सेट्स दिए गए हैं M और P, तो बड़ी आसानी से आप रिकॉल कर लेंगे कि कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है। ठीक है ना, तो वी हैव अ फॉर्मूला रिलेट टू दीज एन M यूनियन P इक्वल टू NM प्लस NP माइनस M इंटरसेक्शन P। ये फॉर्मूला, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे 20 इक्वल टू मैथ्स यानी 12, फिजिक्स आपको फाइंड आउट करना है, एंड इंटरसेक्शन 4। कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं, 12 माइनस 4 यानी 8 प्लस NP, और NP इक्वल टू 20 माइनस 8, यानी NP इक्वल टू आपका आ जाएगा 12।
दैट मीन्स 12 टीचर जो है वो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली जब इतना सारा डेटा लिखा हुआ ना तो बड़ा एक कन्फ्यूजन हो जाता है, आपको लगता है कि यार 20 टीचर्स हैं, ठीक है ना, मैथ्स भी 12 पढ़ा रहे हैं और फिजिक्स भी 12 पढ़ा रहे हैं, तो मैथ्स और फिजिक्स ये आपका क्या हो गया कि 24 हो गया, फिर बोथ भी 4 पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे जब इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं ना, आंसर आपका मैच कर जाता है आंसर शीट से देखकर, बट एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जनरेट रहता है। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें कि जब इन्होंने कहा है कि मैथ और फिजिक्स यानी दोनों मिलाकर 24 हो रहे हैं, तो दैट मीन्स इसका मतलब, और 20 आपका यूनियन है, दैट मीन्स सम ऑफ द टीचर्स हैव टीच बोथ, यानी कि दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, यानी मैथ्स भी और फिजिक्स भी। तो 24 टीचर्स आपके टोटल है मैथ्स और फिजिक्स सेपरेट पढ़ाने वाले, और यूनियन में यानी जो आपका लिखा हुआ है कि या तो मैथ्स पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं, वो 20 टीचर्स हैं, दैट मीन्स 4 टीचर्स आपका जो है मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं आप, इसमें बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। और इसी क्वेश्चन को अगर हमें वेन डायग्राम की हेल्प से अगर सॉल्व करना हो, ठीक है ना, ये तो आपका थ्योरेटिकल हो गया, जैसे जो बच्चे सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं तो उनको इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। बट आपके मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन इस तरह के अगर आते हैं तो इसमें हम वेन डायग्राम से बड़ी आसानी से जो है ना वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, जरा आपको बताता हूँ। ये रहा हमारा यूनिवर्सल सेट, मैथ्स का सेट हो गया और ये फिजिक्स का सेट हो गया, मैथ्स एंड फिजिक्स। तो सबसे पहले बोथ्स दोनों पढ़ाने वाले जो है इसकी एंट्री सबसे पहले करेंगे। जो कॉमन है हम आपको बता दें, जब भी वेन डायग्राम बनाएंगे आप तो जो कॉमन टीचर्स है उसको सबसे पहले फिल करिए, इसको आपको ध्यान रखना है। तो कॉमन टीचर्स 4 हैं जो मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं और फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर नोट करेंगे यहाँ पर कि जो आपका मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर्स है वो 12 है, तो 4 ये हो गए, तो बट ऑब्वियस है ओनली मैथ्स पढ़ाने वाले 8 टीचर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। फिजिक्स पढ़ाने वाले हमें नहीं पता है, बट यूनियन हमें जरूर पता है कि 20 टीचर्स हैं। तो यूनियन जो होता है वो इन तीनों सेट्स का मिलाकर लिखते हैं, तो 8 4 12 हो गया। तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर 20 बनाने के लिए आपको 8 लिखना पड़ेगा। अब अगर हमें फिजिक्स पढ़ने वाले टीचर्स के बारे में बताना हो कि हाउ मेनी टीचर्स टीचर्स फिजिक्स ओनली, ठीक है ना, सॉरी फिजिक्स ओनली नहीं, फिजिक्स, तो मैं बड़ी आसानी से बता सकता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर कि फिजिक्स वाला सर्किल हमारा ये है, और अगर आप देखेंगे तो 8 + 4 यानी कि 12 टीचर्स जो होंगे वो आपको फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे, ठीक है ना। बड़ी आसानी से डेटा के बेसिस पर हम बता सकते हैं। अच्छा, दूसरा, कई बार ना क्वेश्चन आपको ये तो फिजिक्स पढ़ाने वाले होंगे, जब हम फिजिक्स बोल रहे हैं ध्यान रखिएगा आप, तो फिजिक्स का मतलब ये नहीं कि वो मैथ्स नहीं पढ़ाते हैं, हो सकता है कुछ टीचर्स उसमें ऐसे हैं जो मैथ्स भी पढ़ाते हो। जैसे अगर हम इस डेटा की बात करें तो इसमें 4 टीचर्स ऐसे हैं जो मैथ्स भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं और मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं। तो जब हम फिजिक्स पूछ रहे हैं तो उसमें ये टीचर्स आपके इंक्लूड हो जाएंगे। बट अगर हम कहते हैं कि ओनली फिजिक्स, ठीक है ना, अगर मैं आपसे कह रहा हूं यहां पर कि ओनली फिजिक्स पढ़ाने वाले सिर्फ, यानी मैथ्स नहीं हो, सिर्फ फिजिक्स पढ़ाना है, तो तब भी हम इसको इस वेन डायग्राम से भी बता सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है ना। तो वेन डायग्राम से अगर हमें इसका आंसर बताना हो तो 8 बड़ी आसानी से हम बता देंगे। बट अगर हमें इसे फॉर्मूले से ड्राइव करना हो तो बड़ी आसानी से कह सकते हैं फिजिक्स में से हम इसके इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे, ठीक है ना, एन पी में से हम माइनस कर देंगे एम इंटरसेक्शन पी। तो एन पी कितना है हमारा 12 आया था, और एम इंटरसेक्शन पी देखिए इस तरह से निकाल सकते हैं। और इसका जो नोटेशन होता है, जैसे ओनली फिजिक्स का मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फिजिक्स बट नॉट मैथ्स, यानी कि फिजिक्स पढ़ाते हो बट लेकिन मैथ्स ना पढ़ाते हो, एम डैश यानी नॉट मैथ्स भी इसको हम बोलते हैं। तो ये इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका ये नोटेशन भी है फिजिक्स बट नॉट मैथ्स। और फिजिक्स में से ये फॉर्मूला शायद आई थिंक कि हम इसको लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, ये फॉर्मूले मैंने शायद आपको बताया, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो फिजिक्स में से अगर हम इंटरसेक्शन माइनस कर देते हैं और इस फॉर्मूले का डेरिवेशन यहाँ से वेन डायग्राम से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से अगर सिर्फ आपको ओनली मैथ्स पूछा जाता है, ओनली मैथ्स, क्योंकि यहाँ आप कहेंगे सर मैथ्स ये लिखा तो है 12, ये 12 जो मैथ्स लिखा हुआ है इसका मतलब मे बी कि इसमें आपके कुछ टीचर्स जो हैं वो फिजिक्स पढ़ाने वाले भी इंक्लूड हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि भाई मैथ्स पढ़ाने वाले कितने टीचर है, तो जो भी मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो सारे के सारे उसमें आ जाएंगे। इट मे बी कि सम ऑफ द टीचर टीचर्स फिजिक्स ऑल्सो, यानी कि फिजिक्स भी आपके पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बोल रहे हैं कि फिजिक्स तो उसमें आपके कुछ कॉमन टीचर्स भी इंक्लूड हो जाएंगे जो मैथ्स फिजिक्स दोनों पढ़ा रहे होंगे। बट अगर हम बोल रहे हैं ओनली फिजिक्स तो इसका मतलब होता है फिजिक्स बट नॉट मैथ्स। इसको आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में आपसे कैसे पूछा गया है। कई बार क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं जिसमें पूछ दिया जाता है कि हाउ मेनी टीचर्स टीचर्स फिजिक्स ओनली बट नॉट मैथ्स, या फिजिक्स ओनली बोल दिया आपसे, सिर्फ ओनली अगर वर्ड लगा रहे हैं तो नॉट मैथ्स वैसे ही हो जाएगा आपका। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में, ठीक है ना, कि आपसे जो है वो किस तरह से क्वेश्चंस पूछा गया है, क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है। वेन डायग्राम इसी तरह से रहेगा, फॉर्मूले हमारे पास यही रहेंगे, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं अपने।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, यानी 35 टोटल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन इसमें क्या रहता है कि जैसे जब आपसे 35 स्टूडेंट्स बोला, ठीक है ना, 35 स्टूडेंट्स, तो ये 35 स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सल सेट है या फिर यूनियन है। सपोज दैट अगर 2 सेट्स हैं तो 2 सेट्स का यूनियन है। ये बच्चों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। अभी आप लोगों ने शायद हो सकता है इस तरह के क्वेश्चंस ना किए हो, तो कन्फ्यूजन के बारे में ना पता हो आपको, ठीक है ना। चलिए, तो मैं यहाँ पर इसको अभी स्टॉप कर रहा हूँ, क्वेश्चन पहले रीड करता हूँ सारा का सारा, फिर मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली है आपको, ठीक है ना। यानी जिन स्टूडेंट्स का सर्वे हो रहा है, यहाँ पर क्या है, सर्वे जो है वो 35 स्टूडेंट्स का, टोटल एक क्लास में 35 स्टूडेंट्स का है, और उसमें सर्वे हो रहा है। किस तरह का सर्वे हो रहा है, इसमें लिखा हुआ 24 पीपल लाइक टू प्ले क्रिकेट, यानी कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। फिर आगे एक फुटबॉल वर्ड भी लिखा हुआ है, कितने फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो जब क्रिकेट और फुटबॉल की बात हो रही है और 35 स्टूडेंट्स का सर्वे हो रहा है, तो जल्दी से बच्चों के दिमाग में ये जाता है कि ठीक है, 35 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी न किसी गेम्स को जरूर पसंद करते होंगे, या इधर वो क्रिकेट और फुटबॉल, ठीक है ना। वो जल्दी से दिमाग में यही जाता है हमारा। लेकिन मे बी कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स नाइदर प्ले क्रिकेट नॉर फुटबॉल, ऐसा भी हो सकता है कि वो ना क्रिकेट खेलते हो ना फुटबॉल खेलते हो, तो ये भी पॉसिबल है, मैं आपको बताऊं। तो जहां पर मैं यूनियन और इंटरसेक्शन की बात कर रहा था, उसको जरा ध्यान से समझिएगा कि अगर क्वेश्चन में अगर ये लिखा हुआ है कि ईच स्टूडेंट्स प्ले आइदर क्रिकेट और फुटबॉल, यानी हर एक स्टूडेंट्स या तो क्रिकेट खेलता है या फुटबॉल खेलता है, तब तो जो सर्वे में स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया है या जितने पर्सन का सर्वे किया गया है, वो यूनियन आपका हो जाएगा। यूनियन का मतलब क्या होता है कि मतलब एटलीस्ट 1, यानी कम से कम एक। तो यानी कि सारे के सारे स्टूडेंट्स क्रिकेट या फुटबॉल कुछ ना कुछ अगर खेल रहे हैं, तो बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं वो हमारा यूनियन होगा। बट अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आपके ना तो फुटबॉल खेल रहे हैं ना क्रिकेट खेल रहे हैं, तो फिर यहाँ पर जो सर्वे है वो आपका 30, सपोज दैट 35 स्टूडेंट्स हैं अगर हैं, तो फिर वो आपका NU होगा और NA यूनियन B नहीं होगा। इसका आपको ध्यान रखना है। A यूनियन B, या क्रिकेट और फुटबॉल है तो C और F, ठीक है ना। क्रिकेट को C से, क्रिकेट सेट को हम C से रिप्रेजेंट करेंगे, फुटबॉल सेट को जो है वो F से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो यूनियन आपका होता है, यूनियन भी डेफिनेटली एक सेट होगा हमारा, वो यूनिवर्सल सेट के या तो इक्वल हो सकता है या फिर उससे छोटा होगा। किसी भी कंडीशन में यूनिवर्सल सेट से बड़ा नहीं हो सकता ये यूनियन सेट। इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो आपके यूनियन या जो भी आपका अगर 2 सेट्स का सपोज दैट यूनियन या 3 सेट्स का यूनियन है, तो फिर ये सारा का सारा जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आता है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर इक्वल भी कहाँ होगा, ये तो हमेशा छोटा ही होगा इसके अंदर अगर आ रहा है। जैसे मैं आपको बता दूं कि इस केस में जो है वो इक्वल हो जाएगा आपका यूनियन और यूनिवर्सल। क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई स्टूडेंट्स है ही नहीं जो आपका क्रिकेट और फुटबॉल पसंद नहीं कर रहा। आप कहेंगे सर कैसे पता, इसमें एक लाइन लिखी हुई है, ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट 1 ऑफ द 2 गेम्स, यानी दोनों में से कोई ना कोई एक गेम जरूर खेलता है। इसका मतलब 35 स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सल नहीं होंगे, वो आपके क्या हो जाएंगे, यूनियन हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी 35 जो नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनियन। किसका यूनियन, क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट्स का यूनियन। ध्यान रखिएगा इसको, ये बच्चों के अंदर ना बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो इसको आपको जो है वो ध्यान रखना है। तो और दूसरा, इक्वल किस कंडीशन में हो जाएगा, अगर कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं मिल रहा है आपको जो क्रिकेट और फुटबॉल ना खेलता हो, तब ये यूनियन हो जाएगा। और अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि क्रिकेट या फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो फिर आप ध्यान रखिएगा यूनियन जो होगा वो यूनिवर्सल सेट से छोटा हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ यूनियन सेट इज लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि मैंने ठीक से एक्सप्लेन कर दिया इसको, और बाकी जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर जो चीज़ें सामने आएंगी तो उसके बेसिस पर जब आप खुद से लिखेंगे ना उसको, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई बात मेरी समझ में नहीं आई अभी तक, तो आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करके मेरे वर्ड्स पर जाएँ और वहाँ पर देखें कि मैंने क्या बोला है, ठीक है ना। थोड़ा सा आप ध्यान लगाएंगे तो चीज़ें बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, और ये बड़ी आसानी से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। यानी इन अ क्लास ऑफ 30, ये तो हमें पता लग गया ये यूनियन है किसका, 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 प्ले लाइक टू प्ले फुटबॉल, यानी क्रिकेट और फुटबॉल के सेट्स, मतलब स्टूडेंट्स का सेट है आपका। तो यहाँ पर C फॉर क्रिकेट और F फॉर फुटबॉल, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बड़ी आसानी से जो 35 स्टूडेंट्स हैं वो यूनियन को रिप्रेजेंट करेंगे। यूनियन मैंने क्यों लिखा है इसको जरा समझ लीजिएगा ध्यान से बेटा, कि इसमें लिखा हुआ है ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट 1 ऑफ द 2 गेम्स, यानी कि जो आपके 35 स्टूडेंट्स हैं इसमें से हर एक स्टूडेंट जो है वो एक गेम जरूर पसंद करता है या फिर जरूर खेलता है,
ठीक है ना, इसको आपको जो है वो ध्यान रखना है। तो एन सी यूनियन एफ कितना हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम इसको यूनिवर्सल सेट कंसीडर करते, एन यू लेट करते हम, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आपका इसमें दिया गया है 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, सी 24, और फुटबॉल को 16, ये यहां पर हो गया। और लास्ट में आपसे पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, एंड लिखा हुआ, दैट मीन्स हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जो आपको डेटा दिया गया उसके बेसिस पर बड़ी आसानी से आप क्लिक कर लेंगे कि मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना। तो अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं आपको, बड़ी आसानी से एन सी यूनियन एफ, ये सारा जो डेटा दिया गया इस बेसिस पर आपके पास फॉर्मूला है एन सी प्लस एन एफ माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है ना। तो एन सी यूनियन आप 35 हो जाएगा, एन सी 24 प्लस 16 माइनस सी इंटरसेक्शन एफ। कैलकुलेशन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ये 6 और 4 40 हो जाएगा आपका, माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ। उसके बाद एन सी इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 40 माइनस 35, यानी कि यहाँ पर 5, एन सी इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 5 आ जाएगा, यानी 5 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल बोथ। इसका मतलब आपका जो है वो ये हो गया है, ठीक है ना। बड़ी आसानी से जो है इसको आप समझ सकते हैं। ओके, नाउ अब इसी क्वेश्चन को मैं वेन डायग्राम से करने वाला हूं, ठीक है ना, वेन डायग्राम से करने वाला हूं इस क्वेश्चन को, वो देखिए जरा कैसे करेंगे। आंसर हमें पता है, ये दिया गया, ये हो गया। सबसे पहले मैंने आपसे बोला था कि भाई आप इंटरसेक्शन को फिल करिएगा, बट इंटरसेक्शन का हमारे पास कोई डेटा नहीं है कि इंटरसेक्शन क्या है, तो इंटरसेक्शन में हमने क्या कर लिया, एक्स लिख लिया यहाँ पर, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं 24, एक्स यहाँ पर आ गए तो ये क्या हो जाएगा 24 माइनस एक्स। ओके, फुटबॉल खेलने वाले कितने 16, एक्स यहाँ पर आ गया तो 16 माइनस एक्स, क्योंकि ये फुटबॉल का सेट से एक्स तो ये खेल रहे हैं फुटबॉल, ठीक है ना। 16 माइनस एक्स ओनली वाला हो जाएगा यहाँ से। अब इन तीनों का सम जो है वो यूनियन के इक्वल होगा, 24 माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस 16 माइनस एक्स, ठीक है ना। किसके इक्वल होगा, यूनियन, यानी जो कि 35 है। एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, अब बड़ी आसानी से समझ सकते हैं 40 माइनस एक्स इक्वल टू 35, यानी एक्स इक्वल टू 5। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और 16 माइनस 5 यहाँ से कितना हो जाएगा 11, और 24 माइनस 5 यानी 19, ये आ गया आपका। अब वेन डायग्राम से जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि पूछा गया है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल ओनली, तो 11, ओनली फुटबॉल 11, और फुटबॉल 11 प्लस 5 16, ओनली क्रिकेट 19, यहाँ से देख सकते हैं 19 जो नंबर है ओनली क्रिकेट के लिए है। अगर क्रिकेट बोला है मैंने तो 19 प्लस 5 24 हो जाएगा। वेन डायग्राम से बड़ी आसानी से आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, यानी कुछ भी पसंद नहीं करते हैं, तो आप बड़ी आसानी से देखेंगे कि यहाँ पर तो जो यूनियन है वो इन तीनों का सम जो है वो यूनियन को वेरीफाई कर रहा है आपका, तो बाहर तो कोई स्टूडेंट्स होगा ही नहीं, यानी बाहर वाला जो रीजन होता है वो आपका होता है नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, यानी इसके बाहर अगर कोई भी स्टूडेंट्स है, जो कि यहाँ पर बड़ी आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने लिखा ही हुआ नहीं है, तो बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन तीनों का सम जो है वो यूनियन को मैच कर रहा है, एंड दैट्स ऑल। और यूनिवर्सल हमारे पास है नहीं, एन यू दिया ही नहीं है, मैं आपको बता दें, ठीक है ना। आप कहेंगे सर एन यू नहीं दिया हुआ, मतलब इसका क्या हुआ, मतलब मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर एन यू का हमारे पास डेटा नहीं है, ऑब्वियसली वो डेटा या तो 35 होगा या 35 से ज़्यादा होगा। सपोज है 35 से ज़्यादा, मैंने 40 मान लिया सपोज, ठीक है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, ये इनका सम 35 हुआ और बाहर 5 आ जाएगा आपका एन यू, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स अगर मैं आपको कहूँ यहाँ से एक फार्मूला, अगर मैं इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, अगर मैं फार्मूला एक ड्राइव करना चाहूँ, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट नाइदर प्ले या लाइक जो भी आप लिखें सी नॉर एफ, यानी क्रिकेट और एफ, तो यहाँ से फार्मूला बड़ी आसानी से बता सकते हैं। यूनिवर्सल में से आपको माइनस कर देना है यूनियन, इसका बाहर आ जाएगा आपका,
ठीक है ना, इसको आसानी से आप ध्यान रख सकते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं और फिर हम वो याद नहीं रख पाते हैं। तो मैं कहूँगा आपसे कि वेन डायग्राम की हेल्प से ना उसको कनेक्ट करिए आप, और वेन डायग्राम की हेल्प से बड़ी आसानी से उन फॉर्मूलों को आप याद रख सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। खैर इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, ऐसा नहीं है, मैंने ओवर एक्सप्लेन कर दिया आपको कि अगर आगे कोई इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो बड़ी आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स। फिर से देखिए सर्वे लिखा हुआ है, 400 स्टूडेंट्स का हुआ है, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट भी हो सकता है, NU भी हो सकता है। ये आपका मैं आपको बताऊं NU भी पॉसिबल है 400, और N यूनियन भी, किसी का भी यूनियन होगा। मैं अभी देखता हूँ कि यूनियन क्या लिखा हुआ है, ये भी पॉसिबल है। वो कैसे आपको पता लगेगा, वो क्वेश्चन जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहाँ से आप इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं कि यूनिवर्सल होगा या यूनियन होगा। किसका, आगे पढ़ते हैं। 400 स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ इन ए स्कूल, 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। एप्पल जूस का A फॉर एप्पल होता है, तो इसको एप्पल जूस वाले सेट को ना A से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, इसमें लिखा हुआ है कि 100 स्टूडेंट्स उसमें ऐसे हैं जो एप्पल जूस को लाइक करते हैं। 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, यानी कि 150 जो है वो ऑरेंज जूस को लाइक करते हैं। ठीक है ना, इसी तरह 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एज एप्पल एज वेल एज ऑरेंज, यानी दोनों, यानी इंटरसेक्शन आपका 75 है आपका। पूछा गया है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। तो देखिए मैं आपसे कहूँ कि इसका मतलब ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, आप कहेंगे सर इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है लास्ट क्वेश्चन की तरह से, जैसे इसमें लिखा होता है ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, बट यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम लास्ट वाली लाइन को पढ़ेंगे तो इसमें पूछा हुआ है कि नाइदर टेकिंग एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, ठीक है ना, कुछ ना कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू दिस लैंग्वेज कि जो एप्पल जूस को भी पसंद नहीं करते, नाइदर जूस का भी। तो फिर सर्वे जो हुआ है 400 स्टूडेंट्स का, इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ना तो एप्पल जूस ले रहे हैं और ना ही ऑरेंज जूस ले रहे हैं। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ आपका कि ये हमारा यूनिवर्सल है। ठीक है ना, NU है आपका, यूनियन नहीं है आपका, इसको ध्यान रखिएगा। चाहे उसका आंसर अभी कैलकुलेशन करने के बाद वो आपका 0 ही आंसर क्यों ना आए, बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर फाइंड आउट करना हो, जो मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया था, यूनिवर्सल में से हम यूनियन को माइनस कर देंगे, जो फॉर्मूला अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया हुआ है। यानी कि यूनिवर्सल में से यूनियन को अगर माइनस कर देंगे, किसका यूनियन, जो आपके एप्पल जूस और ऑरेंज जूस ले रहे हैं उसके स्टूडेंट्स जो हैं, उसका जो सेट है, उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं, अगर हम उसका यूनियन माइनस करते हैं तो फिर हमें आंसर मिल जाएगा। दैट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, यूनियन फाइंड आउट करना है। वेन डायग्राम से तो हम बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको फॉर्मूले की हेल्प से इसको बता रहा हूँ और उसके बाद हम इसको वेन डायग्राम से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, NA हमने यहाँ पर लिया है A फॉर स्टूडेंट्स टेकिंग एप्पल जूस, A फॉर एप्पल। ठीक है ना, तो ये 100 आपका दिया गया है यहाँ पर, और इसी तरह से 150 आपका ऑरेंज जूस है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है, वीडियो पॉज करके नोट जरूर कर लीजिएगा क्वेश्चन। और बोथ ये आपका 75 दिया गया है। ठीक है ना, अब इस डेटा के बेसिस पर अगर हमें कुछ नहीं भी पता है तो जब ये आप डेटा लिखेंगे यहाँ पर तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आने वाला है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। ठीक है ना, ऑब्वियसली हमें यूनियन निकालना है इसमें। वैसे भी मैं आपको बता दूं, क्वेश्चंस को थोड़ा सा रिवर्सिबल प्रोसेस से भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको निकालना है नाइदर एप्पल जूस और नॉर ऑरेंज जूस। ठीक है ना, ये फाइंड आउट करना है। तो उसका फॉर्मूला भी मैंने लास्ट क्वेश्चन से क्या बताया, यूनिवर्सल्स में से यूनियन माइनस करना पड़ेगा, बट उसके लिए हमारे पास यूनियन होना तो चाहिए। यहाँ पर जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसमें यूनियन नहीं दिया गया, यूनियन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो यूनियन का हमारे पास फॉर्मूला बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला हमारे पास अभी पिछले 2 क्वेश्चंस में हम लिख चुके हैं। ये फॉर्मूला, ये A इंटरसेक्शन O, NA यानी 100 हो जाएगा आपका, NO 150 और -75, तो 100 ये आपका 250 हो जाएगा, -75 कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, 175 आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देयरफॉर N नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर नोटेशन फॉर्म में लिखें तो लिखा हुआ नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, डैश इंटरसेक्शन O डैश। डी मॉर्गन लॉ से अगर मैं इसको बाहर करूँगा, ठीक है ना, अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूँ तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला जो होता है, डैश नॉट A यूनियन B निकालना है, तो यूनिवर्सल में से NA यूनियन B माइनस कर देंगे हम, ये फॉर्मूला बन गया आपका। ठीक है ना, बट अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद है
ये तो मैंने बना दिया फॉर्मूला, नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस का नोटेशन ये है। डी मॉर्गन लॉ से डैश को बाहर करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, आपका यूनियन आ जाएगा। और यूनियन जैसे एन ए यूनियन ओ डैश है, इसका मतलब होता है कि नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस का यूनियन निकालना। तो एन यू, क्योंकि यू में से अगर आप ये कॉम्प्लीमेंट सेट से आप याद रख सकते हैं इसको, हम अगर मुझे ए डैश निकालना होता था तो यू माइनस ए करते थे हम। यहाँ पर ए डैश की जब बात आती थी तो यू माइनस ए होता था, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। ए यूनियन ओ डैश भी हमारा सेट है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, एन यू में से एन ए यूनियन ओ को हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। और अगर दूसरी चीज़ ये भी है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर आप इस तरह से भी लिखते हैं एंड, सपोज दैट ये फॉर्मूला आपको नहीं आप रिलेट कर पाए और नहीं बना पाए और फॉर्मूला आप वेन डायग्राम से बना रहे हैं, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, सपोज दैट इस तरह से लिखा हुआ है। तो आप एन यू में से एन ए यूनियन हो, जैसे अगर वेन डायग्राम से फॉर्मूला आप निकाल रहे हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों ही ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं वैसे करेंगे आप। एन ये आपका 400 था एन यू की वैल्यू, माइनस ये 175, तो दैट मीन्स 225, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी आंसर को अगर मुझे वेन डायग्राम से फाइंड आउट करना पड़े, ठीक है ना, तो देखिए वेन डायग्राम से मैं आपको बता देता हूँ। यू एप्पल नीचे लिख दे रहा हूँ चलो, और ऑरेंज। इंटरसेक्शन आई थिंक 75 था, यहाँ पर दिया गया था, मैंने इरेज कर दिया डेटा, तो इससे देखकर लिख दे रहा हूँ 75। उसके बाद एप्पल जूस लेने वाले कितने 100 स्टूडेंट्स थे, तो 100 का मतलब यहाँ पे सिर्फ 25 ले जाएंगे, 75 तो बोथ ले रहे हैं, ठीक है ना। और 150 ऑरेंज जूस था, तो 150 ऑरेंज जूस था, ये 75 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और ये बाहर आपका यूनिवर्सल में 400 है, ये आपका ध्यान रखिएगा। अब इसका अगर यूनियन फाइंड आउट करते हैं तो आप ऐड करेंगे, देखिए जरा यूनियन, ये आपका आ जाएगा 75 75 150 और 175। और अगर हम 400 में से इसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो आपका 225 आ जाएगा। यानी 225 यही माइनस करके हमें क्या मिला, अगर इसमें से ये सारे माइनस हो जाएंगे तो बाहर वाले, बाहर का मतलब क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स नाइदर टेक एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, यानी वो हमें मिल जाएंगे। वही हमारा यहाँ पर आंसर भी था। ओके, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। तो देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर, ओके, यानी कि आपके 200 इंडिविजुअल्स हैं जिनको स्किन डिसऑर्डर है। 120 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1, यानी कि जो 120 है उनको केमिकल C1 की वजह से स्किन डिसऑर्डर हुआ है। इसी तरह से 50 टू केमिकल C2, यानी 50 केमिकल C2 की वजह से स्किन डिसऑर्डर है, और 30 टू बोथ, यानी 30 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनको C1 और C2 दोनों की वजह से है, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, यानी हमें इंडिविजुअल्स फाइंड आउट करने हैं जिनको स्किन डिसऑर्डर जो है ना वो केमिकल C1 की वजह से है, ड्यू टू केमिकल C1 बट नॉट C2। सिमिलरली सेकेंड में आपसे पूछा गया है केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, और थर्ड में आपको केमिकल C1 और C2 है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जो हमें डेटा दिया गया है, मैं आपको बता दूं, जिसमें आपको 200 टोटल्स आपके जो है वो इंडिविजुअल्स हैं। देयर आर 200 इंडिविजुअल्स। देखिए अब जो टोटल आपके 200 इसके इंडिविजुअल्स हैं आपके, ठीक है ना, ये आपका जो लिखा हुआ है, फिर से वही आता है कि 200 का सर्वे हुआ है। अब ये जो सर्वे हुआ है ये आपका यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर आपका यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये हमें क्वेश्चन से पता लगेगा। क्वेश्चन में कहीं लैंग्वेज इस तरह की नहीं लिखी हुई है, बट मैं आपको बता दूं फाइनली आपको जो है केमिकल C1 और C2, यानी C1 और C2 का यूनियन, यानी केमिकल C1 और C2, यानी कि C1 और C2 दोनों की यूनियन की वजह से। यूनियन का मतलब जो हमें इंडिविजुअल्स मिलेंगे उनको या तो C1 की वजह से हुआ होगा, C2 की वजह से। ये अगर पूछा गया है, ठीक है ना, तो दैट मीन्स 200 हमारा जो है यूनिवर्सल हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। बस इसी तरह से हम पता कर लेते हैं इसको कि जो हमारा जो डेटा है, जो हमें जो नंबर्स दिए गए हैं, जो सर्वे हुआ है जितने लोगों पर, वो हमारा यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। तो ये हम क्वेश्चन में से ही कहीं ना कहीं इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम जो है इसको आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर अगर पूछा गया है दैट मीन्स आपका जो है 200 यूनिवर्सल है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो जो C1 है, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मैं NC1 लिख रहा हूँ, NC1 का मीन्स आपको बता दें कि ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है विद स्किन डिसऑर्डर, ठीक है ना, ड्यू टू केमिकल C1, यानी जिनको केमिकल C1 की वजह से हुआ। यानी C1 स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ सेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स विद स्किन डिसऑर्डर ड्यू टू केमिकल C1।
ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, एक्सपोज टू केमिकल C1, जो भी आप समझिए। इसको मैं यहाँ पर थ्योरेटिकल नहीं लिख रहा हूँ, वो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये चीज़ आपको जो है वो आसानी से समझ में आ गई है, ठीक है ना। तो NC1 आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पर 120, और NC2 की अगर हम बात कर रहे हैं लिखा हुआ है 50 दिया हुआ है, आप क्वेश्चन से बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। और इंटरसेक्शन भी आपको दिया हुआ है ये आपका 30, ठीक है ना। ये आसानी से आपको, आई थिंक कि क्वेश्चन से ये बड़ी आसानी से डेटा आप लिख सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि आपको नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फाइंड आउट करना है विद स्किन डिसऑर्डर एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। तो C1 बट नॉट C2, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। नोटेशन हमारा ये है, या तो आप थ्योरेटिकल लिख लीजिए N, और फिर ब्रैकेट में आप जिस तरह से मैंने आपको लास्ट क्वेश्चंस में बताया था कि लिखने केमिकल C1 बट नॉट C2। बट अगर नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे तो C1 बट नॉट C2, नॉट C2 को डैश से, इस तरह से, कई बुक्स में ऐसे भी लिखा रहता है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। मेरी आदत इस तरह से लिखने की, तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ इसको। अब इसका फॉर्मूला क्या बताया था, C1 बट नॉट C2 है, तो दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे यहाँ से, ठीक है ना। इसको वेन डायग्राम से आप समझ सकते हैं, ये फॉर्मूला अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। C1 C2 यूनिवर्सल, आपको ये फाइंड आउट करना है, तो हम C1 में से इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे, इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे सर ऐसे ही क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा ना C1 C2 और इंटरसेक्शन की फॉर्म में, तो फॉर्मूला भी आपको उसी की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इस तरह से आप ध्यान रखिए। तो C1 हमारा कितना है 120, और C1 इंटरसेक्शन C2 30, दैट मीन्स आपका कितना यहाँ पर आ जाएगा 90। बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह से सेकंड में आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि आपको एक्सपोज बताना है, एक्सपोज केमिकल C2 बट नॉट C1, ठीक है ना। तो NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2। तो C2 यानी कि जिस पर डैश नहीं लगा हुआ है उसको हम पूरा कंप्लीटली लिख लेते हैं, और फिर जो डैश वाला है उसको हटा के दोनों का इंटरसेक्शन लिख लेते हैं। इसको आप ऐसे मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो C2 हमारा कितना है यहाँ पर 50, और माइनस 30, दैट मीन्स 20। और अगर इसी तरह से यूनियन आपको फाइंड आउट करना है, C1 यूनियन C2, तो NC1 प्लस NC2, इसका फॉर्मूला हमें पता है बड़ी आसानी से, और माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2। इसकी वैल्यूज आपको दी गई है यहाँ पर, इसमें आप वैल्यू पुट करिए और कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं। 50 माइनस 30, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा, ये 170 माइनस 30, दैट मीन्स 140, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया, बड़ी आसानी से, ठीक है ना। और मैं कहूँगा आपसे, अगर नीचे ये ज़्यादा चला गया है, स्पेस नहीं है, तो फिर आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये फार्मूला दिख रहा होगा, ठीक है ना। इस फार्मूले में वैल्यू रखिए आप और कैलकुलेट करिए, ठीक है ना। C1 C2 इंटरसेक्शन तीनों की वैल्यू दे रखिए, कोई इशू नहीं है उसका, वो कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसमें लिखा हुआ है, ये मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स। फिर हुआ है कि जो सर्वे हुआ हमारा हुआ है वो 1000 कंज्यूमर्स का हुआ है। तो 1000 कंज्यूमर्स का सर्वे हुआ है, तो ये आपका यूनिवर्सल है या फिर यूनियन है, ये हम आगे पता करेंगे, ठीक है ना। आगे जो देखेंगे कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि 1000 जो नंबर दिया हुआ है वो यूनिवर्सल हमारा है या यूनियन है, ठीक है ना। और वैसे मैं आपसे कहूँगा, आप यूनिवर्सल तो हमेशा लिख सकते हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। यूनिवर्सल तो हमेशा, यूनियन होगा तब भी यूनिवर्सल होगा आपका, ठीक है ना। क्योंकि आपका, क्यों ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अगर यूनिवर्सल आपने 1000 लिखा हुआ है, और अगर क्योंकि जो आपका यूनियन है, सपोज दैट 2 सेट दिया हुआ है, तो वो 1000 के इक्वल भी होगा आपका या उससे छोटा होगा। तो यूनिवर्सल आप हमेशा लिख सकते हैं, और आगे कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी गई है तो उसको आप फिर बाद में यूनियन में भी लेट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, अभी बात करते हैं इसके बारे में। फिर लिखा हुआ है 1000 कंज्यूमर एंड रिपोर्टेड दैट 720 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट ए, यानी कि 720 जो कंज्यूमर्स हैं वो प्रोडक्ट ए को लाइक करता है। तो मैं यहाँ पर NA लिख ले रहा हूँ। ए किस तरह से स्टैंड कर रहा है, यानी ए जो है वो सेट ऑफ कंज्यूमर है लाइक प्रोडक्ट ए, ठीक है ना। ए लिखा हुआ तो मैंने इसको ए से ही रिप्रेजेंट कर दिया, तो कोई आपका मिस कम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि ए पता लगा यहाँ पे ए और बी लिखा हुआ, फिर जब हम UF या CD लिख लेते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। कई बार डेटा ऐसा हुआ है, मैंने किया है, मुझसे भी हुआ है कई बार। तो फिर मैंने क्या किया, उसको उसी फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसा कोई नहीं है, वो तो आप लेट कर रहे हैं। ये क्या आपको दे रखा है, NA 720, ठीक है ना। फिर 450 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट बी, 450, और लिखा हुआ है व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ मस्ट हैव लाइक बोथ, यानी कि हमें इंटरसेक्शन तो निकालना है, नो डाउट, ठीक है ना।
इंटरसेक्शन तो निकालना है फाइंड आउट, बट लीस्ट निकालना है, यानी कि मिनिमम, यानी कि हम अदर वर्ड्स में कहें कि हमें मिनिमम एन ए इंटरसेक्शन भी निकालना, यानी कम से कम इसकी वैल्यू जो है वो कितनी होगी। अब इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है जिसकी बेसिस पर हम ये डिसाइड कर पाएँ कि हमारा जो 1000 ग्रुप कंज्यूमर्स का जो ग्रुप है वो हमारा यूनियन है या फिर यूनिवर्सल है। तो हम फिर इसको अगर नहीं पता लग रहा तो फिर हम इसको यूनिवर्सली लेट करेंगे, इसको भी ध्यान रखिएगा, कहीं इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर ये कैसे फाइंड आउट करें, इसका तो हमारे पास कोई फार्मूला भी नहीं है, बट मैं आपसे कहूँगा यहाँ पर ज़रा समझिएगा कि हमारे पास फार्मूला है, ए यूनियन बी का फॉर्मूला है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। ये गिवन है आपको, ये गिवन किस फॉर्म में, एन यू की फॉर्म में गिवन है, और ये आपसे पूछा गया, बस केवल इन्फॉर्मेशन क्या है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कर दी है हमें, ठीक है ना, थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा इस पर। आप कह सकते हैं, मैंने आपसे कहा था कि एन यू जो है वो यूनियन भी आप कंसीडर कर सकते हैं, मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, बट अगर एन यू दिया गया है तो कई केसेस में एन यू जो है वो यूनियन के इक्वल भी होगा या उससे छोटा होगा। तो इन अदर वर्ड्स में हम ये तो कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन हमें कुछ एन यू की दी गई है, दैट मीन्स यूनियन की दी गई है, और यहाँ पर इंटरसेक्शन डायरेक्ट नहीं पूछा हुआ है बट मिनिमम पूछा हुआ है, ठीक है। हम मिनिमम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन अदर वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि हमें ये फाइंड आउट करना है, ये गिवन है और ये फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा टेस्ट कर दिया इन्होंने। चलिए हम लोग काम करना पहले स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ए यूनियन बी के प्लेस पर 1000 लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, हम इसको ए यूनियन बी लिखेंगे। यहाँ पर एन ए आपको कितना दिया गया है, 720 दिया गया है, और प्लस एन बी 450 दिया गया है, एन ए इंटरसेक्शन भी ये भी आपको नहीं पता है यहाँ पर, ठीक है ना। और एन ए यूनियन बी, इसको अभी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 0 527 और ये 170, ओके। अच्छा आप ये बताइए, ये हमारे पास एक रिलेशन यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना। आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि ये मिनिमम कब होगा। अगर ये मिनिमम होता है सपोज दैट, तो ये मैक्सिमम होना चाहिए। अगर एन ए यूनियन बी, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ, चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, थोड़ा सा स्पेस हम बना ले रहे हैं यहाँ पर, नो प्रॉब्लम। जरा समझिएगा, हम कह सकते हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन भी आपको मिनिमम, यानी कि मिनिमम फाइंड आउट करना है, अगर ये मिनिमम है, अगर ये मिनिमम है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, इंटरसेक्शन आएगा, सॉरी। अगर ये आपका इंटरसेक्शन मिनिमम है, तो अगर हम इसमें से मिनिमम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो हमारा मैक्सिमम हो जाएगा ना, यानी एन, अगर ये मिनिमम है तो एन ए यूनियन भी हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ओके, यस और नो। यानी कि अगर हम सबसे छोटा नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट मीन्स अगर हमें ये मिनिमम फाइंड आउट करना है तो ये मैक्सिमम होना चाहिए, एन ए यूनियन भी हमारा। अब ये मैक्सिमम कब होगा, हमें पता है कि एन ए यूनियन जो वी की जो वैल्यू है वो एन यू से या तो स्मॉलर होती है या इक्वल होती है। तो फ्रॉम दिस बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम एन ए यूनियन बी हमारा है, या चलिए वो किसके इक्वल हो जाएगा, एन यू के इक्वल हो जाएगा, बहुत आसानी से, क्योंकि एन यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू एन यू के इक्वल है या फिर उससे छोटी होगी। तो सबसे बड़ी वैल्यू तो एन यू हो गई ना आपकी, और एन यू किसके इक्वल है, 1000 के इक्वल है, यानी मैक्सिमम एन ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। जब ये एन ए यूनियन बी हमारा मैक्सिमम होगा तब ये मिनिमम हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर क्या करिए आप कि 1000 पुट करिए, यहाँ पर मैं ऊपर थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, 1000 पुट करेंगे यहाँ पर, और 1170 और माइनस एन ए इंटरसेक्शन भी आएगा आपका, और ये एन ए इंटरसेक्शन भी मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, ये मिनिमम हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन भी, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे इसकी, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, ट्रांसफ़र से 1170 माइनस 1000 हो जाएगा आपका, ये ट्रांसफ़र करेंगे और ये 170, ये 170 जो है वो मिनिमम एन इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हो गई। और यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि हमें बताना व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किया गया। थोड़ा सा ठीक सा क्वेश्चन था आपका, इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी टेस्ट कर दी थी आपको, लेकिन हमने थोड़ा सा उसको समझा कि क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है, थोड़ा सा रिलेट किया चीज़ों को और बड़ी आसानी से इसको फाइंड आउट कर लिया। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, अब आपको आसानी से समझ में भी आ रहा होगा, हाँ ठीक है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। नहीं समझ में आया, वीडियो को एक बार फिर से रिमाइंड करिए, उसको फिर से देखिए, समझ में आ जाएंगी आपको सारी की सारी चीज़ें। बस केवल इसमें यही मुझे पता करना है, इसको मिनिमम फाइंड आउट करना है। अगर ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, और बड़ी आसानी से इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें यूनिवर्सल से मिल गई, बाकी और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, ये भी आपका आसान क्वेश्चन है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड, यानी ये सर्वे है आपका 500 कार ओनर्स का, ठीक है ना। फिर वही बात आता है, यूनिवर्सल भी हो सकता है आपका और यूनियन भी हो सकता है। चलिए इसके बारे में बाद में बात करूंगा, आगे हम इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। इसमें लिखा 400 ऑन कार है,
यानी कार 500 कार ओनर्स का एक सर्वे हुआ है, जो कार मालिक हैं हमारे 500, तो उन्होंने जब गए वहाँ पर चेक किया 1 बाई 1, तो 400 ओनर्स के पास कार है, यानी कोई भी एक ब्रांड की कार थी उनके पास, ठीक है ना। मैं उसको यहाँ पर NA से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये क्या है, नंबर ऑफ ओनर ऑफ कार ए, हैविंग कार ए, जो कि हमारा कितना है 400। फिर इसी तरह से एंड 200 ऑन कार बी 200 लोगों के पास है, ठीक है ना। 50 ऑन कार बोथ का मतलब इंटरसेक्शन हो जाएगा आपका 50, दोनों ही कारें हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने कहा है हमेशा यूनिवर्सल आप लेट कर सकते हैं, इसमें तो कहीं कोई एरर नहीं है हमेशा। हाँ, बट अगर यूनियन इसको हम कंसीडर कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है हमें। यूनिवर्सल आप एनी टाइम इसको कंसीडर कर सकते हैं। फिर विद द इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन ऐसी कुछ दी नहीं है, सिर्फ इसमें ये पूछा इज दिस डेटा करेक्ट, यानी जब अगर 500 कार ओनर्स का सर्वे हुआ है और उन्होंने हमें ये सर्वे ला कर दिया है, क्या ये डेटा करेक्ट है। ऐसा तो नहीं है कि इनकरेक्ट डेटा हो हमारा। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इस इन्फॉर्मेशन के बिहार पर हम ए यूनियन बी फाइंड आउट कर रहे हैं। आप कहेंगे सर उससे हमें क्या पता लगने वाला है, पहले हम फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमें फॉर्मूला बड़ी आसानी से पता है। ये कई क्वेश्चन हम इस फॉर्मूले पर बेस्ड कर चुके हैं, ठीक है। तो एन ए कितना है हमारा 400 प्लस ये एन बी 200 और -50, तो ये 600 -50 यानी ये 550। अच्छा, आपको पता है कि एन ए यूनियन बी की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम जो है वो एन यू के बराबर होगी, ठीक है ना। एन यू से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, एन यू होगी या एन यू से छोटी होगी। और यहाँ पर एन यू कितना है 500 है यहाँ पर, ठीक है ना, और ये 550 है यहाँ पर। मुझे ये बताइए क्या करेक्ट स्टेटमेंट है। थोड़ा सा मैं ऊपर लिख रहा हूँ, शायद हो सकता है स्पेस नीचे ना हो। एन ए यूनियन बी का मतलब हो जाएगा आपका 550 और एन यू आपका जो 500। क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? डेफिनेटली 550 किसी भी कंडीशन में 500 के इक्वल तो डेफिनेटली नहीं है, 500 से छोटा भी नहीं है। तो आप कह सकते हैं ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। यानी जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से निकल कर आई बाई दिस इन्फॉर्मेशन, जो हमारे पास डेटा आया, नहीं समझ रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन थी उसके बेसिस पर एन ए यूनियन भी आपका 550 होना चाहिए, ठीक है ना। ये हमें इन्फॉर्मेशन मिली और जब हमने इसको एन यू से कंपेयर किया तो हमें लगा कि ये तो आपका रॉन्ग डेटा है आपका, ठीक है ना। तो इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि जो हमें इन्फॉर्मेशन जो दी गई है ये इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है क्लियरली। तो आई होप कि मैंने 5-6 क्वेश्चंस आपको कराए हैं, डिफरेंट कैटेगरी के कराए हैं, समझ में आ गए होंगे। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपकी जो भी आपके पास रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक NCERT है, उसको बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स रह गई हैं, मुझे पता है, ठीक है ना। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, ठीक है ना, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर 6 प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपका होगा उसमें मैं कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। आई होप कि आपको लेक्चर वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।